वेलकम टू माय चैनल सिविल 360, जहां हम करंट अफेयर्स को यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंटरैक्टिव तरीके से एनालाइज करते हैं ताकि आपकी सिविल सेवा यात्रा और मजबूत हो सके। आप इसे अपने दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आप 24/7 अपडेटेड रहें। नमस्कार, आज की बातचीत शुरू करते हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से जो काफी हलचल मचा रही है। ईरान पर अमेरिका का एक बड़ा हमला हुआ है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और बताया जा रहा है कि निशाना सीधे ईरान की परमाणु सुविधाओं पर था। अमेरिका तो कह रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे काफी नुकसान पहुंचा है, मतलब काफी पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन इसमें एक और बड़ा एंगल जुड़ गया है। रूस अब खुलकर ईरान के साथ आ गया है और दिमित्री मेदवेदेव का बयान तो मतलब काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार भी दिए जा सकते हैं और इसमें उत्तर कोरिया, बेलारूस, शायद चीन भी, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो आज हम इसी पूरी उथल पुथल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो तनाव बढ़ा है, इसके असल मायने क्या हैं और खासकर भारत के लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुस्तरीय मामला है। कई सारी परतें हैं इसमें। हमें देखना होगा कि इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जैसे JCPOA है, NPT है, उनका क्या रोल रहा है। भारत की जो अपनी स्थिति है वो कितनी जटिल हो गई है अब। फिर ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है और उसमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की क्या भूमिका है। और आखिर में ये भी कि इस संघर्ष में किस तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं या होने की बात हो रही है और उनके क्या मायने हैं। अच्छा, तो थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। ये JCPOA क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब तो खैर ये उतना चर्चा में नहीं रहता, लेकिन हाँ, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये 2015 में हुआ था। इसमें एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ थे P5+1 देश। P5+1 यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका मकसद था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित रखे, मतलब वो हथियार न बना पाए। बदले में ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए जाने थे। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया। हाँ, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था। जी, और उसके बाद से ही ये तनाव लगातार बढ़ता गया है। इसी से जुड़ी एक और अहम संधि है NPT, मतलब अप्रसार संधि। ईरान इसका सदस्य तो है, लेकिन उस पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो इसका उल्लंघन कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत NPT का सदस्य नहीं है। हाँ, भारत की अपनी एक स्वतंत्र परमाणु नीति है, वो NPT के दायरे से बाहर है। तो फिर भारत इस सब में कहाँ खड़ा दिखाई देता है? हमारे ईरान से रिश्ते पुराने हैं, तेल हम खरीदते रहे हैं, चाबहार बंदरगाह भी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल से भी हमारे रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल, और यही भारत की जिसे कहते हैं रणनीतिक संतुलन या स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की नीति है। देखिए, भारत ने JCPOA का समर्थन किया था क्योंकि ईरान हमारे लिए जरूरी है। थी अमेरिका और इजराइल के साथ भी तो साझेदारी बढ़ी है, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में। तो ये संतुलन साधना हमेशा से मुश्किल रहा है और अब तो ये और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। मतलब ये ताज़ा हमला भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर चीजों को और मुश्किल बना रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि कूटनीतिक रस्साकशी और बढ़ गई है। अच्छा, इसी जटिल स्थिति को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा और भी ज्यादा अहम हो जाता है। हाँ, आपने हॉर्मुज़ जलडमरुक का जिक्र किया था, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हॉर्मुज़ जलडमरू, देखिए, ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। 20%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जरा सोचिए, दुनिया की इकोनॉमी एक इतने पतले से रास्ते पर कितनी निर्भर है। अगर ईरान इसे बंद करने की धमकी देता है या यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता आती है, तो भारत और चीन जैसे देशों पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें एकदम से बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, आसमान छू सकती हैं, अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी असर पड़ सकता है। तो ऐसी हालत में भारत के पास क्या विकल्प होते हैं? क्या हमारे पास कोई तैयारी है, जैसे सामरिक तेल भंडार वगैरह? हाँ, भारत के पास अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, मतलब सामरिक पेट्रोलियम भंडार। कुछ समय के लिए तो वो काम आ सकते हैं, मुश्किल वक्त में एक कुशन देते हैं। इसके अलावा भारत वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को देख सकता है, जैसे नाइजीरिया है, अमेरिका है, वेनेजुएला से भी बात चल सकती है। लेकिन ये सब मतलब क्या एक लंबे संकट के लिए काफी होगा? शायद नहीं, ये तात्कालिक उपाय ज्यादा हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि कूटनीतिक बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहे। कोशिश यही होनी चाहिए कि हॉर्मुज़ का रास्ता बंद ना हो।
आखिर में डिप्लोमेसी ही शायद सबसे टिकाऊ समाधान है। इस हमले में एक और बात सामने आई है बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल की, और दूसरी तरफ रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी जिक्र आया है। ये तो काफी खतरनाक मोड़ लग रहा है। हाँ, देखिए, बंकर बस्टर बम जैसा नाम से ही जाहिर है ये जमीन के बहुत नीचे बने मजबूत बंकरों या ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो जाहिर है इनका इस्तेमाल ईरान की जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके लिए किया गया हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात है वो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र। ये छोटे परमाणु हथियार होते हैं। इन्हें पारंपरिक हथियारों से थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है और इन्हें युद्ध के मैदान में मतलब सीमित दायरे में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अच्छा। रूस का ये कहना कि वो इन्हें ईरान को देने पर विचार कर सकता है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इनके इस्तेमाल से परमाणु युद्ध का जो एक थ्रेशोल्ड है, जो एक दहलीज है, वो बहुत नीचे आ जाती है। मतलब इन्हें इस्तेमाल करना आसान समझा जा सकता है? हाँ, इन्हें पारंपरिक हथियारों के एक बहुत शक्तिशाली विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है और यहीं पर इनके इस्तेमाल की नैतिकता पर भी बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये निकल रहा है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय घटना वो दशकों पुराने परमाणु समझौतों को, पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की नाजुक स्थिति को, भारत जैसी उभरती शक्तियों के सामने विदेश नीति की चुनौतियों को और यहाँ तक कि आधुनिक हथियारों से जुड़े नैतिक सवालों को सबको एक साथ जोड़ देती है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जिस तरह से रूस ने ये संकेत दिया है कि वो परमाणु तकनीक या शायद हथियार भी फैलाने को तैयार हो सकता है, क्या इससे दुनिया के जो दूसरे छोटे देश हैं या क्षेत्रीय ताकतें हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या वो भी परमाणु रास्ते पर जाने के बारे में सोचने पर मजबूर होंगे या अपनी रणनीति बदलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और ये निश्चित रूप से एनपीटी जैसी जो वैश्विक व्यवस्थाएं हैं या भारत जैसी जो संतुलन साधने वाली शक्तियां हैं, उनके लिए भविष्य में नई और शायद बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है।